भाई सबका इंटरेस्ट देश में इस बात में है कि 2024 में भारत में किसकी सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी लौटेंगे, नहीं लौटेंगे, केजरीवाल, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, केसीआर वगैरह वगैरह तमाम नाम घूम रहे हैं। क्या होगा 2024 में? लोग चर्चा कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। 2024 की चुनावी पिक्चर कैसे दिखने वाली है, इसका एक ट्रेलर रिलीज हुआ है जो आपने नहीं देखा होगा। आज हम पाठशाला में आपको दिखाएंगे, और देखा होगा तो उसकी कहानी नहीं समझ पाए होंगे, कहानी हम समझाएंगे। क्योंकि इस ट्रेलर में जो कहानी है उससे पता चल रहा है कि जो लोग नीतीश कुमार के पाला बदलने से 2024 के चुनाव को पलटता हुआ देख रहे थे कि अब तो खेल हो गया बॉस, बिहार में रोक देंगे, खत्म, नीतीश जी आ गए, या फिर जो लोग 2024 के लिए नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर के चंद्रशेखर राव, अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं के लिए माहौल बना रहे हैं, और जो लोग कांग्रेस और राहुल गांधी को 2024 से पहले रिवाइव होते हुए बता रहे हैं, वो सब लोग जमीनी हकीकत से कितने दूर हैं आज आपको पाठशाला में पता चलेगा। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि देश के 6 राज्यों में 7 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए हैं, और वो नतीजे जो बता रहे हैं आज उसकी डिटेलिंग आपको बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि हम ये क्यों कि केजरीवाल, ओवैसी, मायावती वगैरह वगैरह मिलकर अगर 2024 में संभव है कि नरेंद्र मोदी को 350 सीट जितवा दे। क्यों ऐसा लग रहा है? भाई पॉलिटिक्स से लास्ट मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है आज की तारीख में 2022 में? इस उपचुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी इस वक्त भी विपक्ष से बहुत आगे है, लीड कर रही है, और कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। देखिए 7 सीटों पर उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी ने 4 सीटें जीती, ये आपको पता है। क्षेत्रीय दलों ने 3 सीटें जीती, ये आपको पता है। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, उनका खाता नहीं खुला, यह भी आपको पता है। वो भारत जोड़ने में व्यस्त हैं, भारत उनसे जुड़ना ही नहीं चाह रहा है, सीट ही नहीं दे रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताना शुरू करता हूं जो आपको इन नतीजों में नहीं दिखा या आपको नहीं पता, और कैसे वो 2024 से कनेक्टेड। देखिए उपचुनाव में 3 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी के प्रदर्शन ने विपक्ष को बेचैन कर दिया हुआ। नीतीश कुमार को तो नींद ही नहीं आई होगी, मैं आपको बता रहा हूं। कुछ लोग कह रहे हैं वहां पे उन्होंने शराब नीति जो है वो थोड़ी ढीली की है, उसकी वजह यह भी हो सकती है। देखिए जो 3 राज्य आपको कह रहा हूं जो 2024 के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट होंगे और कल के उपचुनाव के नतीजों में उनको समझा जाना चाहिए। एक है बिहार। भाई सारी कहानी यही थी ना कि नीतीश कुमार अब आरजेडी के साथ आ गए, नीतीश कुमार की जेडीयू आरजेडी कांग्रेस साथ आ गए, मामला खत्म, बीजेपी खत्म, वहां पे 40 सीट का नुकसान कर देंगे, बस हो गया खत्म। अब क्या, फिर कुछ बचा? नरेंद्र मोदी जाएंगे झोला उठा के, जो कहते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। ओडिशा, नवीन पटनायक का गढ़ है, यहां कोई हिला नहीं सकता हो, लेकिन नतीजे क्या कह रहे हैं? और तीसरा राज्य जिस पर चर्चा होनी चाहिए वो है तेलंगाना, जहां के मुख्यमंत्री और असदुद्दीन ओवैसी के खास दोस्त केसीआर बड़ा सपना देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने का। और ये तीनों राज्य ऐसे हैं जहां विपक्ष सत्ता में है, विपक्ष की सत्ता है। बिहार में जेडीयू प्लस आरजेडी, ओडिशा में बीजेडी और तेलंगाना में टीआरएस। तीनों राज्य ऐसे हैं जहां के नेताओं को पीएम पद की रेस में भी गिना जाता है। भाई बिहार जिनकी बात हो रही है, यहां से नीतीश जी अपना सपना संजो लिए हैं कि मैं ही प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। फिर चर्चा यह होती है कि नवीन बाबू जो हैं वो भी हो सकता है प्राइम मिनिस्टर की रेस में, हालांकि वो बड़े शांत व्यक्ति हैं, वो उतना ज्यादा इसका लोड लेते नहीं है। और तीसरे केसीआर हैं। तो तीनों राज्य ऐसे हैं जिनका लोग जो है वो पीएम इन वेटिंग है, ये अपने आप को मानते हैं, या इनकी चर्चा होती है कि ये पीएम बन सकते हैं। अब इन तीनों राज्यों में लोकसभा सीटें कितनी हैं? बिहार के अंदर 40 लोकसभा सीट है, एलएस लोकसभा सीट, और इसमें पिछली बार बीजेपी को कितनी आई थी? बीजेपी को इसमें से 17 सीट आई, 70। ओडिशा में 21 लोकसभा सीट है, 21 लोकसभा सीट, और इसमें से बीजेपी को कितनी मिली थी? इस 21 में से 8 सीट बीजेपी को गई। तेलंगाना में 17 सीट है, 17 सीट, और इसमें से बीजेपी के पास कितनी गई थी? 4 सीट। यानी अगर आप टोटल देखिएगा तो यहां पर 78 सीट इन 3 राज्य में है, जिसमें से बीजेपी के खाते में देखिएगा तो 17
प्लस 8 25, 4 29, यानी 29 सीट किसको मिली थी? बीजेपी को मिली थी 78 में से, जिसकी हम बात कर रहे हैं जिन 3 राज्यों की। तो बीजेपी अगर यहां गेन कर ले और बाकी जगह बेहतर परफॉर्म करे तो 350 तक पहुंच सकती है। अब ये कैसे होगा, जरा इसको समझिए। पहले आपको बिहार का बताता हूं। बिहार में बीजेपी ने जो प्रदर्शन किया है वो महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जब से नीतीश कुमार ने आरजेडी से हाथ मिलाकर सरकार बनाई, तब से लोग यही बता रहे थे कि अब बिहार में बीजेपी के लिए कोई चांस नहीं, खत्म। जैसे 2015 के विधानसभा चुनाव का उदाहरण दिया जाता था कि बीजेपी का हाल हुआ था, तीनों साथ आ गए थे, आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू, बीजेपी खत्म हो जाएगी विधानसभा चुनाव। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का भी वही हाल होगा। लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के महागठबंधन का 3 महीने में ही टेस्ट हो गया, और जब 2 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए तो क्या हुआ, आपको सुनना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिए। एक सीट है गोपालगंज, यहां बीजेपी को जीत मिली, महागठबंधन बीजेपी को नहीं रोक पाया, जबकि गोपालगंज लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का होम डिस्ट्रिक्ट है। तो आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस सब मिलकर लालू राबड़ी के होम डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी को जीतने से नहीं रोक पाए। अभी डिटेलिंग बताऊंगा, तब पता चलेगा कि कितनी बड़ी जीत है ये। और फिर मोकामा की सीट पर बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन हार गई। अब इस हार में भी कहानी है। यह सीट बाहुबली अनंत सिंह की सीट रही। अब यहां से उनकी पत्नी आरजेडी के टिकट पर लड़ रही थी, और इस बार जेडीयू भी साथ में थी। पिछली बार जेडीयू साथ नहीं थी, अनंत सिंह अकेले अपने दम पर आरजेडी से लड़े। अब जरा डिटेलिंग में जाता हूं, देखिए कितनी गहरी कहानी इसमें छुपी हुई है, जो आपको 2024 का इशारा देगी। मोकामा, और ये कहां की सीट है? बिहार की सीट है। इसको समझिए, बहुत जबरदस्त कहानी बता रहा हूं। 2020 यहां से अनंत सिंह जीते, और मार्जिन क्या था? 35,000 वोट से जीते। और अनंत सिंह किसके कैंडिडेट थे? आरजेडी के। 2022 के उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी की जीत का अंतर 2022 जीत का अंतर 16,000 से जीती वोट से। अब आप देखिए, जब अनंत सिंह अकेले अपने बूते सिर्फ आरजेडी से लड़े, जेडीयू उनके साथ नहीं थी, तब वो 35,000 वोट के अंतर से जीते। लेकिन जब उनके साथ जेडीयू खड़ी हो गई और बीजेपी से सीधा मुकाबला हुआ, तो उनका मार्जिन घट गया, जबकि लड़ उनकी पत्नी रही थी, कोई बाहर का कैंडिडेट नहीं था। सेंटीमेंट वोट मिल सकता था, घर की बात थी। तब भी 19,000 वोट गिर गया। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें वोट मिला कितना। 2022 में आप देखेंगे बीजेपी को जो वोट गया है, वो गया है 63,003 वोट बीजेपी को। और आरजेडी को कितना मिला, जिनके साथ जेडीयू भी खड़ी थी? 79,740 वोट। जबकि 2020 के चुनाव में अनंत सिंह जब आरजेडी से लड़ रहे थे, तब उनको कितना मिला था? 2020 का देखिए, तब आरजेडी को वोट मिला था 78,721 वोट। और 2020 का जब रिजल्ट आप देखेंगे, तो इसी में 2020 में जेडीयू अलग थी, उसको वोट मिला था 42,964 वोट, और एलजेपी को मिला था 13,331 वोट, और आरएलएसपी को मिला था 4,000 वोट। अब अगर आप 2020 के नतीजे के हिसाब से जाएं, तो आरजेडी जो है, आरजेडी ये साथ आ गई, जेडीयू साथ आ गई, आरएलएसपी साथ आ गई, तो इन तीनों का वोट अगर आप जोड़ दें 78,000, 42,000 और 4,000, तो कायदे से यहां आरजेडी को के कैंडिडेट को करीब 1.25 लाख वोट मिलने चाहिए, 1.25 लाख। पर आरजेडी के कैंडिडेट का वोट कितना बढ़ रहा है? आरजेडी के कैंडिडेट का वोट 78,721 से बढ़कर 79,744 हो रहा है, यानी करीब 1,000 वोट का गेन है। बस सब साथ आ गए तब 1,000 का गेन। और वो पार्टी बीजेपी जो पहली बार वहां लड़ रही है,
उसके साथ जेडीयू भी नहीं, उसको सीधा 63,000 वोट मिल गया बॉस। और ये तो तब है जब ये उपचुनाव है, ये तो तब है जब नरेंद्र मोदी का नाम अभी वहां है ही नहीं, जब नरेंद्र मोदी के फेस पर वहां वोट मांगा जाएगा। तो ये जो कहा जा रहा था कि ये तीनों मिलकर लड़ लेंगे कांग्रेस वगैरह सब, तो खत्म मामला। ये तो नहीं दिख रहा, यहां तो बीजेपी का गेन दिख रहा है। ये जेडीयू के 42,000 सीट जो है, वोट जो है, वो तो इधर ट्रांसफर होने चाहिए थे, वो बीजेपी में ट्रांसफर हो गए और उन्होंने अपना गेन अलग कर लिया। तो यानी उत्तर प्रदेश में जैसे सपा बसपा साथ आकर नहीं रोक पाए नरेंद्र मोदी को, कमोबेश मोकामा का रिजल्ट कह रहा है कि वैसा ही हाल 2024 में बिहार में हो जाए। अब गोपालगंज की सीट के बारे में सुनिए। गोपालगंज में जो रिजल्ट है, वहां बीजेपी को 1794 वोट से जीत मिली। बीजेपी को 70,053 वोट मिले गोपालगंज के अंदर, आरजेडी को 68,259 वोट मिले और बीजेपी जीत गई। लेकिन इस चुनाव में दिलचस्प यह है कि ओवैसी की पार्टी और मायावती की पार्टी को भी काफी वोट मिले और यहीं से आरजेडी का खेल हो गया। बीजेपी को 70,053 वोट मिला, आरजेडी को 68,259, लेकिन उसके बगल में देखिए एआईएमआईएम को मिले 12,214 वोट और बीएसपी को मिले 8,854 वोट। अगर ये सारे वोट आरजेडी को ट्रांसफर हो जाते तो आरजेडी जीत जाती। लेकिन बीएसपी से जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रही थी वो कौन थी, सुनिएगा तो हंसी आ जाएगी। वो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मामा यानी लालू यादव के साले साधु यादव की पत्नी थी। यानी तेजस्वी के मामा मामी ने नुकसान कर दिया घर में। बाकी बचे ओवैसी भाईजान, उन्होंने तेजस्वी का बड़ा नुकसान किया। जितने वोट से तेजस्वी की पार्टी गोपालगंज में हारी, उससे 7 गुना वोट ओवैसी की पार्टी को मिल गए। तो अभी तक बिहार का रिजल्ट यह कह रहा है कि बीजेपी अपने बूते खड़ी होती दिख रही है। जेडीयू का वोट सीधे सीधे आरजेडी को ट्रांसफर हो रहा है ऐसा नहीं दिख रहा, वो बीजेपी की तरफ जाता दिख रहा है। और ये जो महागठबंधन है, इसमें महाछेद करने के लिए ओवैसी जैसे लोग बिहार में मौजूद हैं। तो इसलिए बहुत दिलचस्प है कि बिहार के लोग सपना संजो रहे हैं कि बस हो गया खेल खत्म, अब नीतीश जी पीएम की कुर्सी पर। कहानी वैसी बनती दिख नहीं रही है बॉस। ये तो लग रहा है ओवैसी बीजेपी की सीटें बिहार में बढ़वा देंगे। और वो क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव भाई? ये लोग कह रहे हैं हम नरेंद्र मोदी को हरा देंगे, आप बस जो है वो हम एग्जाम टॉप कर जाएंगे, लेकिन आप बस कह दीजिए कि क्लास में और कोई एग्जाम ही नहीं देगा। अरे काहे नहीं देगा भाई, दूसरे क्या ऐसे ही बैठे हैं। अब दूसरे राज्य की बात करता हूं जहां विपक्ष की सरकार है, वो राज्य है ओडिशा। यहां पर 2009 के बाद से पहली बार हुआ कि सत्ताधारी बीजेडी किसी उपचुनाव में हार गई। 2009 के बाद यह पहला मौका है। भले वो चुनाव में सीट हार जाती हो, लेकिन जब वहां बाई इलेक्शन होता है, उपचुनाव होता है, तो बीजेडी जीतते ही जीतती है। बीजेपी नहीं कह रहा हूं। लेकिन इस बार बीजेडी भी हार गई। ओडिशा की धामनगर सीट पर उपचुनाव हुआ। यह सीट 2019 में बीजेपी के पास थी, लेकिन बीजेपी के विधायक के निधन से सीट खाली हुई और जब उपचुनाव का रिजल्ट आया तो बीजेपी ने पिछली बार के मुकाबले कहीं बड़े अंतर से चुनाव जीत लिया। धामनगर में बीजेपी को 80,351 वोट मिले, बीजेडी को 70,470, यानी बीजेपी 9,881 वोट से चुनाव जीत गई। जबकि 2020 में बीजेपी की जीत का अंतर करीब 5,000 वोट था। यानी ओडिशा में बीजेपी ने इतिहास पलट दिया। हर बाई इलेक्शन जो है वो बीजेडी जीतती थी। न सिर्फ बीजेडी हारी, बल्कि बीजेपी ने अपना जीत का अंतर भी बढ़ा लिया, जो ओडिशा की कहानी बयां कर रहा है 2024 में क्या हो सकता है। तीसरा राज्य है तेलंगाना, जहां मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें उनके ही राज्य में आईना दिखा दिया। तेलंगाना के मुनुगोडे सीट पर उपचुनाव में बीजेपी हार गई, लेकिन चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस के लिए आने वाले दिनों में बड़ी चुनौती साफ दिख रही है। मनुगोडे सीट पर बीजेपी टीआरएस से 10,309 वोट से हार गई। लेकिन बीजेपी को वोट कितना मिला बॉस? 86,697 वोट। जबकि 2018 में बीजेपी को कितना वोट मिला था? सुन के आप हैरान रह जाएंगे, 12,704 वोट। तो बीजेपी का जंप देखिए तेलंगाना के अंदर।
2018 बीजेपी को वोट कितना मिलता है? 12,704। और 2022 में उपचुनाव में बीजेपी का जो वोट है वो बढ़कर हो जाता है 86,697। मतलब करीब 74 वोट का गेन है, करीब करीब आसपास। और इसलिए लोग कह रहे हैं कि जिस तेलंगाना में बीजेपी को ज्यादा सीटें लोकसभा में नहीं आई थी, वहां तो लग रहा है इस बार बीजेपी घर में घुस रही है। तेलंगाना में जिस तरह से कांग्रेस का ग्राफ नीचे जा रहा है, उससे साफ दिख रहा है कि आने वाले दिनों में सत्ताधारी टीआरएस के लिए बड़ा खतरा बीजेपी बनेगी। अब कांग्रेस नहीं दिख रही वहां। कांग्रेस का हाल यह है कि मुनुगोडे सीट को कांग्रेस बचा ही नहीं पाई। 2018 के चुनाव में मुनुगोडे सीट कांग्रेस ने टीआरएस से करीब 22,000 वोट्स के अंतर से जीत ली थी। 2022 के उपचुनाव में कांग्रेस को केवल 23,906 वोट मिले और कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। और यह तब है जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना के में कई दिनों से चल रही है। भाई उधर ही हैं, दक्षिण में ही हैं। वो जो तस्वीर आपको कोड़े मारते दिखाई थी, वो तेलंगाना की दिखाई थी। उन्होंने कोड़े मारे, पब्लिक ने पार्टी को कोड़े मार दिए, वोट ही नहीं दिया। और राहुल गांधी वहां दक्षिण में है, गुजरात को भूलकर फिर भी वहां पर उनकी सीट चली गई। तो तेलंगाना में कांग्रेस को बीजेपी रिप्लेस कर रही है, ये दिख रहा है। इससे आप 2024 को कनेक्ट कर सकते हैं। 2024 के लिहाज से यह भी इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस का हाल हो गया है कि वो बची खुची सीटें भी गंवा रही है। इस उपचुनाव की 7 सीटों में 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। इसमें से 2 सीट कांग्रेस के पास पहले से थी, कांग्रेस ने ये 2 भी गंवा दी। एक सीट मुनुगोडे, जिसके बारे में आपको बताया, दूसरी सीट हरियाणा के आदमपुर की है, जहां से कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया, तो सीट खाली हो गई। अब जरा हरियाणा की आदमपुर सीट को देखिए, वहां का रिजल्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आदमपुर ये कहां है भाई? ये है हरियाणा में। यहां की सीट का रिजल्ट देखिए। यहां बीजेपी को मिलता है कितना वोट? बीजेपी को मिला 67,376 वोट। कांग्रेस को कितना वोट मिला भाई? 51,752 वोट। अब आप देख रहे हैं, मतलब मार्जिन अच्छा है, करीब 15-16 हजार के मार्जिन से बीजेपी जीत रही है। और इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने भी बहुत माहौल बनाया। लेकिन जब नतीजा आया तो आम आदमी पार्टी को, जो कि हरियाणा केजरीवाल जी का गृह प्रदेश है, वहां इनकी जमानत जब्त हो गई और इनको मिले 3,420 वोट आम आदमी पार्टी को। यह हरियाणा उपचुनाव का नतीजा है। अब जब आप यहां देख रहे हैं कि है ही नहीं, और अगर हैं भी तो वोट किसका काट रहे हैं? इनका वोट लेते हुए नहीं दिख रहे, तो फिर हरियाणा में भी बीजेपी को फायदा होगा 2024 में। तो जो सीटें थी वो तो है ही। लग रहा है कि सीटें जो हैं कहीं केजरीवाल बढ़ा देंगे, कहीं ओवैसी बढ़ा देंगे, कहीं मायावती की पार्टी बीएसपी बढ़ाने में मदद कर देगी। और आपको यूपी का बता देता हूं, यूपी में एक सीट पर उपचुनाव हुआ था और यह सीट थी गोला गोकर्णनाथ की सीट। उपचुनाव में इस सीट पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को 34,298 वोट के अंतर से हराया, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में अभी बहुत दिन नहीं था, तब बीजेपी ने 29,294 वोट के अंतर से हराया था। यानी समाजवादी पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर 97,000 वोट मिले थे। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का 7,000 वोट गिर गया, वो 90,000 पर आ गई। यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार की पॉपुलैरिटी सेकेंड टर्म में और बढ़ ही रही है, घट नहीं रही। और उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीट है? 80। तो अगर वहां समाजवादी पार्टी नतीजे आने के बाद और कमजोर दिख रही है, बीजेपी गेन कर रही है, तो 80 में से फिर लग रहा है कि बीजेपी यूपी में परफॉर्म कर जाएगी। तो वो अगर यूपी इंटैक्ट है तो आप समझिए कि आप वैसे खेल रहे हैं किसी टूर्नामेंट में कि आप सीधा क्वार्टर फाइनल से घुस रहे हैं, आपको लीग खेलना ही नहीं है। और बीजेपी कभी 70 सीट से ज्यादा जीत जाती है, कभी 60 से ज्यादा। तो यही रह गया तो खत्म है विपक्ष फिर तो। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सीट उस लखीमपुर खीरी जिले में है जहां पिछले साल बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने माहौल बनाने में पूरा जोर लगा दिया। लेकिन पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की, फिर उपचुनाव में जीत का अंतर और बड़ा कर दिया।
यूपी में बीजेपी का अगला टारगेट अब वो सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है और इसके लिए बीजेपी ने तैयारी भी शुरू कर दी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको याद होगा, इसलिए कहता हूं पाठशाला में अटेंडेंस फुल रहना चाहिए, तब एकदम इधर खुला रहता है। मैंने आपको बताया था कि बीजेपी अब उत्तर प्रदेश में यादव वोट पर कंसंट्रेट कर रही है। ओबीसी पर तो उन्होंने बहुत काम किया, मायावती से सब खींच लिया, लेकिन अब वो यादव बेल्ट में भी घुस रही है और पूरी प्रमुखता से घुस रही है। यूपी में अब है मैनपुरी और दूसरी सीट, मैनपुरी की लोकसभा सीट और रामपुर, यह है लोकसभा और यह है विधानसभा सीट। अब इन दो सीट पर बीजेपी की नजर है। यहां 5 दिसंबर को उपचुनाव होगा। मैनपुरी इसलिए खाली हुई क्योंकि मुलायम सिंह जी का निधन हो गया और रामपुर की विधानसभा सीट आजम खान की सदस्यता जाने से खाली हुई है। दोनों जो हैं वो समाजवादी पार्टी के पास थी। इससे पहले लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ और रामपुर में जीत हासिल की थी, तो पहले ही समाजवादी पार्टी के गढ़ में बीजेपी जीत रही है। अब अपनी सीटें जीत भी रही है और समाजवादी पार्टी का वोट भी खींच रही है और अगला मैनपुरी और रामपुर जीत गई अगर, हालांकि मैनपुरी में मुलायम सिंह के लिए हो सकता है सेंटीमेंट वोट हो, लेकिन अगर बीजेपी इस गढ़ में परफॉर्म कर पाई तो यूपी सॉर्टेड है। फिर अभी ही सॉर्टेड लग रहा है उनके हिसाब से। तो अगर 350 सीट भी बीजेपी को 2024 में आ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन राजनीति लंबी चलती है। 2024 के पहले क्या क्या होगा अभी कहना मुश्किल, ये 2022 के हिसाब से बता रहा हूं, आगे बताता रहूंगा।